हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे और आज के क्लास में हम लोग जो टर्म सीखने वाले हैं वो है डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और बैड डेट्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाला है आज का क्लास। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेटर। डेटर क्या होता है? डेटर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं देनदार। क्या बोलते हैं? देनदार। ठीक है। इसे ट्रेड डेटर के नाम से भी जाना जाता है, यानी आप डेटर को हम ट्रेड डेटर भी बोल सकते हैं। ट्रेड डेटर। ठीक है। अब ये क्या होता है? अब देखो, ये आपकी बिजनेस है। मैं मान के चलता हूं, इसका नाम देता हूं XYZ। ठीक है। ये आपकी एक बिजनेस है। आप इस बिजनेस में नगद भी बेचते होंगे, उधार भी बेचते होंगे, राइट। बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो आपके रेगुलर कस्टमर होते हैं, तो उनको क्या करते हो, आपको उन पे ट्रस्ट होता है कि ये फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे, तो आप उसको उधार भी बेच देते हो। ठीक है। अब ये है ABC लिमिटेड। ये आपका रेगुलर कस्टमर है। ABC लिमिटेड आपका रेगुलर कस्टमर है। ठीक है। तो आप इसको क्या करते हो, XYZ जो हमारी खुद की कंपनी है, हम उसे हम क्या करते हैं, बिजनेस में गुड्स सोल्ड करते हैं। इसे क्या करते हैं, गुड्स सोल्ड कर देते हैं। ठीक है। कभी कभी उधारी भी बेच देते हैं, क्रेडिट पे भी बेच देते हैं, क्योंकि ये हमारा रेगुलर कस्टमर है। अब अगर हम इसे गुड्स सोल्ड करते हैं ऑन क्रेडिट पे, ठीक है, ऑन क्रेडिट से, तो इससे हमारा कुछ रिसीवेबल रहता है, यानी ये फ्यूचर में हमें पेमेंट करेगा। अभी इमीडिएटली पेमेंट नहीं किया है, तो इसको हम बोलते हैं अमाउंट रिसीवेबल। इसे हम क्या बोलते हैं, अमाउंट रिसीवेबल। ये जो अमाउंट रिसीवेबल होता है वही XYZ के लिए क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। जो अमाउंट रिसीवेबल होता है वही हमने जो बेचा, हमने जो गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट पे, और उससे जो अमाउंट रिसीवेबल हुआ, ठीक है, वही क्या कहलाता है, डेटर कहलाता है। ठीक है। हमारे XYZ लिमिटेड के बुक में क्या होगा, ABC लिमिटेड हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेटर बन जाएगा। वेरी क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अगर हम इसको आसान भाषा में लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जिसको उधार बेचा जाता है, जिसको, मैंने क्या बोला, जिसको गुड्स उधार बेचा जाता है। ठीक है। या आप बोल सकते हैं जिसको सर्विस उधार दिया जाता है। ठीक है, सर्विस उधार दिया जाता है। ठीक है। आपका सर्विस का बिजनेस है तो आप सर्विस दे रहे हो। अगर हम जिसको गुड्स उधार बेचते हैं और जिसको सर्विस उधार दिया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, हमारा डेटर कहलाता है। ठीक है, क्लियर। अब ये जिसको हम बेचते हैं वो कोई पर्सन हो सकता है। हम अगर जिसको भी बेचते हैं वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जिस किसी को भी आप उधार बेचते हो या सर्विस उधार में देते हो, ठीक है, तो वो जो होता है वो आपके लिए डेटर बन जाता है। ठीक है। पर्सन हो गया, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, कोई भी हो सकता है। तो हमारे केस में XYZ लिमिटेड के केस में ABC लिमिटेड क्या बन गया, डेटर बन गया। ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है बिल्स रिसीवेबल का। बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। अब ये बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ठीक है। अब इसी केस को हम लोग यहां लेते हैं। ठीक है। ये जो हमारा केस था, जैसे हमने गुड्स क्या किया था, उधार बेचा था। ठीक है। इसको न्यू पेज में लेते हैं। ठीक है। ये देखो, अब यहां पे भी क्या हुआ था कि XYZ लिमिटेड ने गुड्स सोल्ड किया ऑन क्रेडिट। ठीक है। अब गुड्स सोल्ड कर दिया, उसके लिए अमाउंट रिसीवेबल है, बट ABC लिमिटेड पे हमें उतना भरोसा नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि हमारा फ्यूचर में ये पैसा का पेमेंट ना करे।
तो हम बोलते हैं कि हम एक लिख के देते हैं, ठीक है, एक पेपर पे जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, उस पे हम लिख के देते हैं कि आप यहां पे साइन कर दो कि आप फ्यूचर में इस डेट पे आप इतना अमाउंट पे कर दोगे। तो जब एबीसी लिमिटेड जो हमारा डेटर था वो साइन कर देता है कि हम इस फ्यूचर डेट पे आपको पेमेंट करेंगे, तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्स रिसीवेबल। तो यहां पे क्या किया गया, ये जो अमाउंट रिसीवेबल था उसमें क्या किया गया, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया गया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अभी एक्सेप्ट कौन करता है? इसे बोलते हैं, वो जो पेपर मैंने बोला उसे हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय, ठीक है, एक्सेप्टेड बाय डेटर, डेटर ने एक्सेप्ट किया। अब डेटर कौन है यहां पे? तो आप देखोगे तो XYZ लिमिटेड ने गुड सोल्ड किया एबीसी को, तो यहां पे एबीसी जो है वो डेटर है, ठीक है। तो एबीसी लिमिटेड जो डेटर है वो अब क्या हो गया, अब वो साइन करके दे दिया कि हम फ्यूचर में आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर आपको पेमेंट कर देंगे तो वही जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल। किसके लिए? XYZ लिमिटेड के लिए। XYZ लिमिटेड के लिए ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। हेडिंग दे देता हूं, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। सर अगर इसको आसान भाषा में बोला जाए तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो इसको बोल सकते हैं कि जिसको हम उधारी बेचते हैं, ठीक है, जिसको हम उधारी बेचते हैं वो अगर लिख के दे देता है, ठीक है, तो वही क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल। अगर मैं इसको लिखवा भी देता हूं, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल, डेटर, क्रेडिटर में बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहते हैं। अगर डेटर से, डेटर कौन? जिसको उधार बेचे हैं, जिसको उधार तो समझते हो ना, क्रेडिट पे, जिसको उधार बेचे हैं, ठीक है। तो जब डेटर से क्या होता है, पेपर पे, अगर डेटर से पेपर यानी बिल ऑफ एक्सचेंज, मैंने बोला एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जो आगे चल के इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बस आप यहां पे कंटेक्स्ट समझ लो कि अगर डेटर से पेपर पर साइन करवा लेते हैं, साइन करवा लेते हैं कि फ्यूचर में क्या करना होगा, फ्यूचर में इस डेट पर, यानी फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर डेट पर पेमेंट करना होगा, डेट पर पेमेंट करना होगा। पेमेंट कौन करेगा? डेटर करेगा, पेमेंट करना होगा। तो वही डेटर क्या बन जाता है, बिल्स रिसीवेबल बन जाता है, वही डेटर बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। क्लियर? हम किसी को अगर उधार बेचते हैं या कोई गुड्स उधार बेचते हैं या कोई सर्विस उधार देते हैं, ठीक है, यानी सर्विस तो करा लिया बट पेमेंट अभी तक नहीं किया, तो वही हमारा क्या बन जाता है, डेटर बन जाता है। और जब डेटर साइन करके एक्सेप्ट करके देता है कि हम फ्यूचर डेट पे, हम इस डेट पर हम आपको पेमेंट कर देंगे, तो वो जो साइन करके जो पेपर देता है ना, वही हमारे लिए क्या बन जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और उसे हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल। आई होप डेटर और बिल्स रिसीवेबल बहुत क्लियर है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल, अब देखो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कॉम्बिनेशन है डेटर और बिल्स रिसीवेबल का। बिल्स रिसीवेबल और डेटर दोनों को मिला के ट्रेड रिसीवेबल बनता है। यानी क्या बोला, बिल्स रिसीवेबल और डेटर, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल और डेटर, ये जब दोनों मिल जाता है तो फिनेंशियल स्टेटमेंट में उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। चलो अब इसकी अगर ट्रेड रिसीवेबल की डिफिनीशन की बात करें, ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, तो कोई सा भी अमाउंट
जिसे हम गुड्स सोल्ड करके और सर्विस रेंडर करके यानी सर्विस देके गुड्स सोल्ड करके जो अमाउंट रिसीवेबल होता है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो होता है ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अगर बात करें, मैंने क्या बोला कि कोई भी अमाउंट जो रिसीवेबल होता है, अमाउंट रिसीवेबल होता है, रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ कि अमाउंट मिलना बाकी है, यानी अभी तक मिला नहीं है या ये फ्यूचर डेट पे ये मिलने वाला है। तो जो अमाउंट रिसीवेबल होता है, ठीक है, अमाउंट रिसीवेबल होता है किस के अगेंस्ट में? ये होता है गुड्स सोल्ड और सर्विस रेंडर्ड, अगेंस्ट गुड्स सोल्ड। जब आप गुड्स को बेचते हो और सर्विस देते हो, रेंडर्ड मतलब होता है देना, सर्विस रेंडर्ड। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि जब आप अमाउंट रिसीवेबल है आपका, यानी कोई सा भी अमाउंट बाकी है, जब किसी को उधार बेचते हो और सर्विस ऑफर करते हो, उसके अगेंस्ट में बाकी है, ठीक है, यानी मिलना बाकी है। अमाउंट रिसीवेबल का मतलब अगर आप समझो, इसको बोलते हैं मिलना बाकी है, यानी अभी तक मिला नहीं है, रिसिप्ट करना बाकी है, आप ये भी बोल सकते हो, रिसिप्ट करना बाकी है, रिसिप्ट करना बाकी है। ठीक है, अब देखो ये डिफिनीशन कोई आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बट ये चीज आप समझोगे तभी आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर पाओगे और अकाउंटिंग के कंसेप्ट को समझ पाओगे। हाँ, एग्जाम में पूछने के लिए तो कोई ऑब्जेक्टिव इस पे पूछा जा सकता है, ठीक है, बट उसके लॉजिक को समझो कि क्या होता है। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है कि कोई भी अमाउंट रिसीवेबल है अगेंस्ट गुड्स सोल्ड एंड सर्विस रेंडर्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसमें नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, यानी आप जो नॉर्मल व्यापार करते हो, आप जो बिजनेस करते हो, उस बिजनेस में आपने गुड्स बेचा, ठीक है, आपने सर्विस दिया और पैसा आना बाकी है, आपने गुड्स बेचा और सर्विस दिया और उसमें पैसा आना बाकी है, तो वही कहलाता है ट्रेड रिसीवेबल। अब वो पैसा डेटर के थ्रू आ सकता है, वो पैसा बिल्स रिसीवेबल के थ्रू आता है, तो जब दोनों को मिला देते हैं तो वो बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। अब हम लोग बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर क्या होता है? अब देखो, क्रेडिटर को हम लोग बोलते हैं लेनदार। क्रेडिटर को क्या बोलते हैं? लेनदार। ठीक है, इसे हम पेएबल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? पेएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने देखा डेटर को क्या बोलते थे? देनदार, और रिसीवेबल बोलते थे उसे। ठीक है, अगर आपको डेटर समझ में आ गया तो आपको क्रेडिटर भी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हम क्या करते थे, डेटर में क्या होता था, जब हम उधार बेचते थे तो जिसको उधार बेचते थे वो हमारे लिए डेटर बन जाता था। अब उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो हमसे खरीदता होगा, ठीक है, जो हमसे खरीदता होगा वो हमको क्या रिकॉर्ड करता होगा? क्रेडिटर। तो हमने उसे रिकॉर्ड किया डेटर, क्योंकि उससे पैसा लेना है। ठीक है, अगर पैसा देना बाकी है, यानी हमने उधारी में खरीद लिया कहीं से या कोई सर्विस ले लिया और पैसा अभी तक पेमेंट नहीं किया है, यानी अमाउंट पेएबल है। ठीक है, पैसा देना बाकी है। वहां पे क्या था? डेटर में क्या था? पैसा लेना बाकी था। ठीक है, यहां पे क्या है? पैसा देना बाकी है, तो उस केस में वो क्या बन जाता है? क्रेडिटर। अब इस तरह से समझो, ये हमारी बिजनेस है, ठीक है, एबीसी लिमिटेड। अब हम यहां पे क्या करते हैं? फर्नीचर बेचने का काम करते हैं, यानी फर्नीचर बनाते हैं, बहुत अलग अलग तरह के सोफा सेट, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं और उसे हम कस्टमर को बेचते हैं। अब फर्नीचर बनाने के लिए हमको लकड़ी की जरूरत है, यानी हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो ये XYZ लिमिटेड है जो रॉ मटेरियल बेचती है। ये क्या करती है? ये रॉ मटेरियल बेचती है, इससे हम रेगुलर खरीदते हैं, यानी ये बोल सकते हैं ये मेरा रेगुलर वेंडर है। तो ये कंपनी क्या करता है? बेचता है एबीसी लिमिटेड को। तो हम क्या करते हैं? हम गुड्स परचेज करते हैं। गुड्स यानी रॉ मटेरियल यहां पे हम परचेज कर, उधारी खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट के ऊपर। जब ऑन क्रेडिट पे होता है तो ये पैसा तो पेएबल है XYZ के लिए, ये क्या हो जाता है? हमें देना बाकी है, अमाउंट पेएबल है। अमाउंट पेएबल का मतलब क्या होता है? हम हमेशा
अपने बारे में सोचेंगे, यानी अपने बिजनेस के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे अमाउंट पेएबल का मतलब है देना बाकी है, हम अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, देना बाकी है। क्लियर हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, अगर आप ध्यान से देखोगे, अब मैं चूंकि डेटर भी समझा दिया हूं, क्रेडिटर भी समझा दिया हूं, तो आप देखो दो बुक है इन द, अब दोनों बिजनेस कर रहे हैं, एबीसी लिमिटेड भी बिजनेस कर रहा है और XYZ लिमिटेड भी बिजनेस कर रहा है। तो इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड, यानी हम पहले अपने बुक की बात करें तो एबीसी लिमिटेड क्या है, खरीदा है, गुड्स परचेज किया है, यहां लिख दो क्लियरली, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बाय एबीसी लिमिटेड। खरीदा कौन है, एबीसी लिमिटेड खरीदा है। तो जरा सोचो बाबू, एबीसी लिमिटेड जब खरीदेगा तो हमारा सबसे पहली बात क्या होगा कि एबीसी लिमिटेड की क्या बुक में क्या होगा, गुड्स परचेज बढ़ जाएगा, गुड्स परचेज बढ़ जाएगा। गुड्स परचेज क्या होगा, एक खर्चा है, जब रॉ मटेरियल आप परचेज करते तो वो खर्चा की तरह उसे देखा जाता है। साथ में हम पेमेंट कर देते तो हमारा कैश घट जाता, लेकिन यहाँ पे कैश नहीं घट रहा है, हम क्या करें, उधारी खरीद रहे हैं। अगर हम उधारी खरीदते तो क्या होगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा, हमारे लिए क्या बढ़ जाएगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या कौन है यहाँ पे, XYZ लिमिटेड जो है हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर है। ठीक है, और क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर होता है लायबिलिटीज। ठीक है, क्लियर हो गया कि एबीसी के बुक में क्या हुआ, गुड्स खरीदा गया और क्रेडिटर यानी XYZ लिमिटेड बढ़ गया। ठीक है, अगर हम साथ में बात करें, XYZ लिमिटेड भी तो बिजनेस ही कर रही है, ये इसके बुक्स में भी तो इसका भी तो अकाउंटेंट होंगे जो एंट्री पोस्ट करेंगे। अब XYZ लिमिटेड के बुक में क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। ठीक है, XYZ लिमिटेड के बुक में क्या हो रहा है कि ये कंपनी, अगर आप जरा सोचो कि एबीसी लिमिटेड खरीद रही है XYZ से, इसका मतलब क्या हुआ, XYZ बेच रही है। अब यहां पे XYZ क्या हो रहा है, गुड्स को बेच रही है, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, गुड्स को सोल्ड किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है। किसको सोल्ड किया जा रहा है, एबीसी लिमिटेड को। तो सोल्ड करने से क्या होगा, हमारा रेवेन्यू, XYZ की बुक में क्या होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। जब गुड्स खरीदा था तो एबीसी लिमिटेड के बुक में क्या था, खर्चा बढ़ा था, लेकिन ये तो बेच रहा है तो इसके बुक में क्या बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। पैसा तुरंत आ जाता तो एसेट बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे पैसा तुरंत नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटर बढ़ रहा है, क्योंकि रिसीवेबल है, फ्यूचर में पेमेंट करेगा एबीसी लिमिटेड। तो यहाँ पे एबीसी लिमिटेड क्या बन गया, डेटर बन गया। एबीसी लिमिटेड क्या बन गया, डेटर बन गया। और जब डेटर बन गया तो डेटर का मतलब क्या होता है, एसेट होता है। डेटर होता है एसेट और क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी। इस वीडियो को रोक के इसको समझो पहले, उसके बाद आप नोट कर लेना। बहुत ही इनिशियल जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है, वो डेटर क्रेडिटर को अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। देखो एक बात याद रखना, हम जिससे उधार खरीदते हैं, जिसको उधार बेचते हैं, अगर हम डेटर रिकॉर्ड करेंगे तो हम जिसको उधार बेचे हैं, ठीक है, वो सामने वाला क्रेडिटर रिकॉर्ड करेगा। और अगर हम उधार खरीदते हैं तो हम क्रेडिटर रिकॉर्ड करेंगे तो सामने वाला डेटर रिकॉर्ड करेगा। इसीलिए आगे चल के जब आप अकाउंटेंट बनोगे तो आपका बहुत बड़ा मेजर काम होता है रिकंसिलेशन करना एक्सटर्नल वेंडर के साथ। क्योंकि आप जितना, आप मान के चलो आपने गुड्स परचेज किया 10,000 का, 10,000 का, ठीक है, तो आपने परचेज बुक किया 10,000 का, आपने क्रेडिटर बुक किया 10,000 का। ऐसा नहीं हो सकता है कि इन्होंने 11,000 का बुक कर लेगा, 11,000 का, इनको भी 10,000 का ही बुक करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा डेटर के बुक में जो क्रेडिटर होता है और क्रेडिटर के बुक में जो डेटर होता है वो दोनों बराबर होने चाहिए, उसी को बोलते हैं रिकंसिलेशन। तो आई होप डेटर और क्रेडिटर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिल्स पेएबल की। हमने बिल्स रिसीवेबल की बात कर ली थी, अब बात कर लेते हैं बिल्स पेएबल की। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप अब जरा देख लो कि यहां पे क्या था, एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड का हमने एग्जांपल लिया था। एबीसी लिमिटेड क्या हो रहा है कि एबीसी लिमिटेड गुड्स परचेज कर रही है XYZ लिमिटेड से। XYZ लिमिटेड से एबीसी लिमिटेड क्या कर रही है, परचेज कर रही है, गुड्स परचेज किया जा रहा है, उधारी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा है वो भी मैं लिख देता हूं, बाय एबीसी लिमिटेड। तो यानी XYZ लिमिटेड क्या हो रहा है, उधारी बेच रहे हैं। ठीक है, चलो
अब जरा सोचो कि एक्स वाई, अब यहां पे क्या हो रहा है कि एबीसी लिमिटेड और एक्स वाई जेड लिमिटेड के बीच में क्रेडिट पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहां पे अमाउंट पेएबल है, अमाउंट पेएबल है, उधारी बाकी है। अब एक्स वाई जेड लिमिटेड बोल रहा है कि देखो हमको तुम पे भरोसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में तुम पैसा देने से मुकर जाओ, इसीलिए तुम क्या करो, हम एक कागज दे रहे, कागज का टुकड़ा जिसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, हम लिख के दे रहे कि तुम इस डेट पे फ्यूचर में इतना अमाउंट पे करोगे और तुम उस पे साइन कर दो, तो हमको तो तब उधारी बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हमको ऐसा, मेरे साथ कई बार ऐसा केस हुआ है कि हम तो गुड सोल्ड कर देते हैं उधारी, बट बाद में फ्यूचर में पेमेंट नहीं करते, इसलिए हमको लिख के दे दो। अब सामने वाला लिख के अगर दे देता है तो वही बन जाता है सामने वाले के लिए बिल्स पेएबल। क्या मैंने बोला कि यहां पे क्या हो रहा है, अमाउंट्स पेएबल है, तो इस केस में क्या होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो पेपर मैंने बात की उसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय किसके द्वारा, एक्सेप्ट कौन करेगा, एबीसी लिमिटेड, लिखेगा कौन, एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये सब डिटेल में हम लोग उस चैप्टर में जब जाएंगे तब पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी बस ओवरव्यू ले लो। तो हमने क्या किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया और इसमें ये लिख दिया कि अमाउंट विल बी पेएबल, उसमें क्या लिखा था, अमाउंट विल बी पेएबल, अमाउंट पे किया जाएगा ऑन अ स्पेसिफिक डेट, ऑन अ स्पेसिफिक डेट, ठीक है। अमाउंट पेएबल हो जाएगा ऑन अ स्पेसिफिक डेट, क्लियर। अब यहां पे अगर बात किया जाए एबीसी लिमिटेड, अब जरा यहां पे इसको थोड़ा सा सोचो, दिमाग लगाओ कि एक्स वाई जेड लिमिटेड के बुक में क्या होगा। अब मैंने दोनों के बुक में सिखाना है, क्योंकि मैंने बिल्स रिसीवेबल भी सिखा दिया और बिल्स पेएबल भी सिखा दिया। अब देखो एबीसी लिमिटेड के बुक में क्या होगा, एबीसी लिमिटेड के बुक में क्या होगा और एक्स वाई जेड लिमिटेड के बुक में क्या होगा। अब देखो एबीसी लिमिटेड के बुक में क्या हुआ कि उन्हें पे करना था, अमाउंट पेएबल था, क्योंकि उन्होंने गुड्स खरीद के लाया था, ठीक है, और उन्होंने लिख के दे दिया, तो इनके बुक में बिल्स पेएबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बिल्स पेएबल, किसके नाम का, एक्स वाई जेड लिमिटेड के नाम का, एक्स वाई जेड लिमिटेड के नाम का। और इन्होंने तो बेचा था, और बेचा था तो इन्होंने लिख के दिया और सामने वाला ने, डेटर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब इनके बुक में, एक्स वाई जेड लिमिटेड की बुक में क्या बन जाएगा, ये बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। इनके बुक में क्या बन जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। जिस तरह से आपने देखा कि सामने वाले के बुक में क्या बन जाता था, डेटर बन जाता था जब उधार बेचते थे तो, और जो उधार खरीदता था वो क्या बन जाता था, क्रेडिटर बन जाता था। उसी तरह से यहां भी ये चल रहा है। सर थोड़ा आसान भाषा में हमको समझा दो और लिखा भी दो, जिससे कि हमको पूरा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलो तो उसको लिख लो। अब देखो, हम जिससे उधार खरीदते हैं, जिसको उधार बेचते हैं वो तो हमारा डेटर हो गया, और हम जिससे उधार खरीदते हैं, मैंने क्या बोला, जिससे उधार, ठीक है, जिससे उधार गुड्स खरीदते हैं। अब अगर किसी का सर्विस का है, जैसे कि मान के चलो वो बाइक रिपेयरिंग का सर्विस कर रहा है, तो वो गुड्स के बदले में क्या होगा, कहीं दूसरे जगह से सर्विस लेगा, ठीक है। गुड्स खरीदते हैं या सर्विस लिया जाता है, या दोनों भी हो सकता है, सर्विसेज लिया जाता है। जिससे उधार गुड्स खरीदते हैं या सर्विस लिया जाता है, हम उसी को क्रेडिटर बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं, उसे क्रेडिटर कहते हैं। वेरी गुड। चलो अब हम जिससे उधार खरीदते हैं, अब ये जिससे कौन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसी कंपनी, फर्म और पर्सन जिससे हमने उधार खरीदा है, वो हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा, उसके लिए आप डेटर बन जाओगे, ठीक है। अब अगर वही बात मैंने क्या बोला, अगर
पेपर, पेपर, अब पेपर कौन सा, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। पेपर पर साइन करके, साइन करके दे देते, साइन करके कौन दे देते, हम, साइन करके क्रेडिटर, यानी हम कौन है, क्रेडिटर, साइन करके दे देते हैं, ठीक है। साइन हमेशा क्रेडिटर करेगा, ठीक है। और वैसे तो बोथ पार्टी होता है, यानी साइन मतलब होता है एक्सेप्ट करके, साइन यानी आप इसे बोल सकते हो एक्सेप्ट करके दे देते हैं कि हाँ हम आपको पे कर देंगे, एक्सेप्ट करके दे देते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उस क्रेडिटर को अब हम बिल्स पेएबल बोलेंगे, उस क्रेडिटर को हम क्या बोलेंगे, बिल्स पेएबल बोलेंगे, बिल्स पेएबल बोलेंगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आ जाए, इसीलिए सबसे जो आसान भाषा होता है वो हिंदी होता है, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया कि हम लोग की लैंग्वेज में भी मैं आपको लिखा दूं, मैंने इंग्लिश में भी आपको समझा दिया, और आई होप आपको समझ में आ गया है ये टॉपिक। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जब आप अभी आप एंट्री फेज में हो, अभी आप अकाउंट सीखना शुरू किए हो, तो शुरुआत में आप लोग को हो सकता है कुछ स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगे, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश किया उसे समझाने का कि, और देखो ये सब टॉपिक आपके स्कूल में देखेंगे तो ये सब टीचर आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि टीचर सोचेंगे कि जब उस चैप्टर को पढ़ाएंगे उस टाइम में हम सिखा देंगे। बट अब अभी से अगर आप सीख लोगे तो क्या होगा, वो चैप्टर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, कोई भी टॉपिक बीच में आएगा तो वो आपको मजा आएगा। अगर कोई मान के चलो जर्नल एंट्री आगे पढ़ोगे, आप देखोगे कि डेटर है, क्रेडिटर है, तो आपको समझ में आएगा कि अरे ये चीज तो सर ऑलरेडी समझा दी है, तो आपको चीज को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। आई होप आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर हमसे पूछ लें, ठीक है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रेड पेएबल की। जैसा वहां पे ट्रेड रिसीवेबल था, यहां पे एक पॉइंट आएगा ट्रेड पेएबल। अब देखो ये ट्रेड पेएबल क्या होता है, तो देखो आप क्रेडिटर को और बिल्स पेएबल को जब दोनों को मिला दोगे, क्रेडिटर को और बिल्स पेएबल को जब दोनों को मिला दोगे तो वही बनेगा ट्रेड पेएबल, वही क्या बन जाएगा, ट्रेड पेएबल। जैसा हमने ट्रेड रिसीवेबल में सीखा था, ट्रेड रिसीवेबल क्या था, जब डेटर को और बिल्स रिसीवेबल को दोनों को जोड़ देते थे तो वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल बन जाता था। उसी तरह से यहाँ पे आप जब क्रेडिटर को और बिल्स पेएबल को दोनों को साथ में जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रेड पेएबल। अब सर ये क्या होता है, अगर इसको बोला जाए तो आप क्रेडिटर भी समझ गए, बिल्स पेएबल भी समझे, लेकिन दोनों का एक क्रक्स में बोल देता हूं कि जब भी आपका अमाउंट पेएबल होता है, मैंने क्या बोला, जब भी आपका अमाउंट पेएबल होता है, पेएबल मतलब क्या होता है, अब ध्यान से सुनो, पेएबल मतलब होता है देना होता है, पेएबल मतलब हमें पेमेंट करना बाकी है, ठीक है। आप बोल सकते हो इसे पे करना बाकी है, यानी देना है, किसी को पेमेंट करना बाकी है तो उसे हम बोलते हैं पेएबल। तो अगर कोई अमाउंट पेएबल है, ठीक है, किस रिस्पेक्ट में, गुड्स खरीदने के रिस्पेक्ट में, या कोई सर्विस हमने ले लिया उधारी, तो ये जो अमाउंट पेएबल है किसके अगेंस्ट में है, ये अगेंस्ट में है गुड्स परचेस्ड, ठीक है। मैंने क्या बोला, गुड्स परचेस्ड और सर्विस टेकन, सर्विस टेकन यानी आपने सर्विस ले लिया, ठीक है, आपने सर्विस ले लिया, आपने गुड्स खरीद लिया, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपको पे करना बाकी है इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। किस कोर्स में, नॉर्मल कोर्स, यानी आपका व्यापार ही वही है खरीदने का, और आपने जो गुड्स परचेज किया और सर्विस लिया वो बिजनेस को चलाने के लिए लिया, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया, और उसके लिए जो अमाउंट पेएबल है वही आपका क्या कहलाता है, ट्रेड पेएबल कहलाता है। और इसके अंदर दोनों चीज आ जाते हैं, क्रेडिटर भी आ जाते हैं, बिल्स पेएबल भी आ जाते हैं। तो आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। चलो अब हम लोग बात करते हैं बैड डेट्स की। अब देखो ये डेटर से जुड़ा हुआ है, बैड डेट्स किससे जुड़ा हुआ है, डेटर से। बैड डेट्स को हम लोग बोलते हैं डूबत ऋण, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, डूबत ऋण। अब ये क्या होता है सर, अब देखो आपने उधारी बेच दिया, ठीक है, और आपने उससे लिखवाया भी नहीं, यानी बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में आपने लिया, वो आपके डेटर के फॉर्म में, ठीक है, और वो बंदा मुकर गया, फ्यूचर में वो पेमेंट नहीं किया और आप उससे रिकवर नहीं कर पाए,
यानी फ्यूचर में आपका पैसा डूब गया, यानी आपको उससे मिलना था, डेटर से पैसा फ्यूचर में मिलना था, बट वो पैसा किसी भी वजह से उसने नहीं चुकाया, और उसका इंटेंशन है कि वो नहीं चुकाएगा। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो होता है इंटेंसली वो नहीं चुकाया और आप कुछ नहीं कर पाए, और दूसरा होता है कि वो उस लायक नहीं है, यानी वो इनसॉल्वेंट हो गया। आगे चल के इस टर्म को सीखेंगे। इनसॉल्वेंट मतलब वो दिवालिया हो गया, उसकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो आपको पे कर सके, तो उस केस में उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स, और ये हमारे लिए लॉस होता है। इसे हम पीएल अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते हैं, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। तो मैंने क्या बोला, डेटर जो नॉट रिकवरेबल हो, नॉट रिकवरेबल, ठीक है, यानी पैसा ऐसा कि पैसा मिलना था लेकिन वो देने से मना कर दिया, ठीक है, किसी वजह से वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो पैसा अब नहीं आएगा। क्लियर हो गया। आप अगर इसे आसान भाषा में लिखना चाहते हो तो डेटर का पैसा डूब गया, डेटर का पैसा जो मिलना था, जो मिलना था, हमने उसे उधारी इसलिए बेचा था कि फ्यूचर में वो पेमेंट करेगा, जो मिलना था वो क्या हो गया, अब डूब गया। डूब गया मतलब अब उससे पैसा मिलना नहीं है, नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। डेटर का पैसा जो मिलना था वो क्या हो गया, अब डूब गया, ठीक है, तो वही कहलाता है बैड डेट्स, वही क्या कहलाता है, बैड डेट्स। अब सर इसकी अकाउंटिंग क्या करते हैं, तो देखो देखो बच्चों, बैड डेट्स जो होता है वो होता है हमारे लिए लॉस। बैड डेट्स क्या होता है, हमारे लिए लॉस होता है, क्योंकि पैसा आना था और वो डूब गया तो वो क्या हो गया, हमारे लिए लॉस हो गया। और लॉस को हम क्या करेंगे, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, कोई भी इनकम हो, एक्सपेंसेस हो, लॉस हो, गेन हो, उसे हम क्या करते हैं, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर हो गया। चलो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने ट्रांसफर कर दिया, हमने उसे बैड डेट्स मान लिया, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में उसकी आर्थिक स्थिति सही हो गई, या मान के चलो उसका इंटेंशन खराब हो गया था कि पैसा नहीं देना है, पर फ्यूचर में 2-4 साल बाद वापस आया कि भाई मुझे माफ कर दो, हम आपका पैसा आपको देना था लेकिन हम नहीं दिए, अभी आप पैसा ले लो। यानी या ये भी हो सकता है कि मान के चलो 10,000 रुपया उसका पेमेंट आना था, बोला कि 10,000 तो नहीं देंगे, 2,000 कम से कम रख लो, तो आप भी उसे मना तो नहीं करोगे, चलो 10,000 जो हम इसे माने थे कि मेरा पैसा डूब गया, वो पैसा वापस आ गया। तो जब कभी अगर रिकवरी हो जाती है, कभी कभी क्या होती है कि बैड डेट्स की क्या हो जाती है, रिकवरी भी हो जाती है, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, ठीक है, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। पैसा डूबा हुआ पैसा कभी कभी वापस आ जाता है, ठीक है। अब कभी कभी अगर पैसा डूबा हुआ वापस आ जाता है तो ये इनकम होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इनकम हो जाता है, और इसे हम पीएल अकाउंट में फिर से ट्रांसफर कर देते हैं, बट इसके वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये भी इनकम होता है और ये भी पीएल अकाउंट में ही जाता है, बट इसके वजह से हमारी क्या होती है, इनकम, प्रॉफिट बढ़ जाती है, ठीक है। ये होता है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। और बैड डेट्स तो आप समझ गए होंगे, पैसा डूब गया, आप ये अस्वस्थ हो जाते हो कि अब इसे पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप इसे बैड डेट्स मान लेते हो। बट ऐसा कभी कभी रेयर केस में हो जाता है कि आपने उसे बैड डेट्स मान लिया, आपने उसे पीएल में डाल भी दिया, बट फ्यूचर में कुछ पैसा आ गया, तो वो हो जाता है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो, तो आज के क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, हमने सीखा डेटर क्या होता है, हमने सीखा बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल किसे बोलते हैं, ट्रेड की पेबल क्या होता है, कब पैसा डूब जाता है तो उसे बैड डेट्स बोलते हैं, कभी कभी रिकवर हो जाता है तो वो होता है रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब आपका नेक्स्ट आने वाला 1 से 2 क्लास में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब देखो, ये चैप्टर में मैंने इतना समय लिया है, इसका रीजन है कि आगे चल के आपको कोई सा भी टर्म्स
आपको दिक्कत नहीं देंगे। इवन ये जो चैप्टर है, मैं उन सारे स्टूडेंट को भी रिकमेंड करता हूं कि जो मान के चलो जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उसे एज ए अकाउंटेंट, क्योंकि इंटरव्यू में इनसे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो मैंने पूछा, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इवन मैं खुद जब आर्टिकलशिप के लिए गया था तो मुझसे पूछा गया था कि डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं। अगर इसके बारे में आपको पता नहीं होगा तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि भले ही मार्क्स आप कितना भी लेके आए, ठीक है, बट आप, क्योंकि अल्टीमेटली आप पढ़ाई क्यों करते हो, आप मान के चलो टॉप करते हो, तो टॉप करने से क्या होगा, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। अब अल्टीमेटली गोल क्या है, आपको बिजनेस में जाना है, आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है, बट आपको टर्म्स ही नहीं पता होगा उस अच्छे से। आप चीज को अगर मार्क्स के लिए आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, बट आप डे टू डे लाइफ में उसे अगर अप्लाई नहीं कर पाओगे, कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाओगे, तो पढ़ने से क्या फायदा, ठीक है। इसीलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्क्स के लिए मत पढ़ो, ठीक है, नॉलेज के लिए पढ़ो। ये बिलीव करो कि नॉलेज के लिए अगर आप पढ़ोगे तो मार्क्स अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अगर नॉलेज लेते हो तो मार्क्स अपने आप मिल जाएगा, बट मार्क्स के पीछे अगर भागो कि नहीं मार्क्स के लिए ही पढ़ना है, नॉलेज के लिए, अब देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो स्टूडेंट इनिशियल टाइम में नहीं समझ पाते। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ते हो तो आपका क्वेश्चनिंग माइंड होता है, आपको तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। और अगर मार्क्स के लिए पढ़ते हो तो आपको बोलते हो कि चलो इसमें इस तरह से एग्जाम में ये 4 लाइन लिखना है, इसको हम याद कर लेते हैं, ठीक है। वो होता है मार्क्स के लिए पढ़ना। बट मैं बोलता हूं, मैं गारंटी इस चीज का देता हूं कि अब जब आप एक बार क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है, और जब आप काम करना शुरू करोगे, अपना खुद का बिजनेस करोगे, या आप किसी जॉब में जाना चाहते हो, आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो, तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका 11th का और 12 का मार्क्स कितना था, आपका 10th का मार्क्स कितना था। आई बिलीव करो, मैं खुद सर्विस इंडस्ट्री में, मुझसे आज तक कोई नहीं पूछा कि आपका कितना मार्क्स आया। बाय द वे मेरा मार्क्स अच्छा आया, बट किसी ने पूछा नहीं, ठीक है, कि आप किस कॉलेज से हो, क्या कर रहे हो, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। आपके स्किल्स स्ट्रांग होने चाहिए, आप जो चीज पढ़े हो ना उसको प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में कैसे अप्लाई करते हो वो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ाता हूं, और मैं चाहता हूं कि बच्चे भी क्वेश्चन करें, सोचे कि ये चीज क्या होता है, ठीक है। तभी आपका जो माइंड है ना अभी तक उस तरह से शार्प नहीं हो पाया, आप उस चीज को बस जो पढ़ाया जाता है आपके क्लास में बस उसे नोट कर लेते हो, उसे याद कर लेते हो, उस पर 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, बट उतना से काम नहीं चलेगा। आप चीज को समझो, आप प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट, आप देखो आपके पास मोबाइल है, आप देखते हो, आप तरह तरह की कंपनी के बारे में सोचते हो, उस कंपनी के बारे में सोचो कि कैसे उस कंपनी में अकाउंट्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो यही सब चीज मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि सोचो। और अगर आपको ये भी रहता है कि देखो आप जो भी मेरा वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हो, आप कहीं कोचिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, उन सारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोचिंग वगैरह ले रहे हैं, फिर भी एडिशनली वो मेरा क्लास देख रहे होंगे, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिपेंड, मैं तो बोलता हूं कि देखो आपको कहीं अदर से जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सारा क्लासेस यूट्यूब पे डालता हूं, और मैं ये भी आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं फुल टाइम कोचिंग में नहीं हूं, मैं जॉब भी करता हूं, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम का हमेशा लैक रहता है, बट फिर भी मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि आपकी रेगुलर क्लासेज आए। आप देखते होंगे कि मैं क्लासेज 3 से 4 कोशिश करता हूं देने का, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ही क्लास दे पाता हूं, कभी 3, बट वो सारा मेकअप मैं कर दूंगा और आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी एडिशनल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं जितना क्लास नोट्स में कराता हूं, जितना क्वेश्चंस कराऊंगा उतना सफिशियंट है। फिर भी मैं ये नहीं बोलूंगा कि उतना ही पढ़ो, आपको पढ़ने का मन है तो बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, टीएस ग्रेवाल का बुक है, डॉक्टर एसके सिंह का बुक है, और भी बहुत सारे बुक्स हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि 10 बुक खरीद लिए और उसको पढ़ने में उलझे हुए, एक बुक रखो, ठीक है, और उस बुक से सारे क्वेश्चंस, केवल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपके एक्सरसाइज में है केवल उसी को मत करो, इलिस्ट्रेशन भी दिया हुआ रहता है, आप उसको पहले खुद से करो, फिर चेक करो कि आपने सही किया है या नहीं किया, ठीक है। इस तरह से आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। आप लोग के पास भी अगर कोई सुझाव हो कि सर इस तरह से हो रहा है, या आपको मेरे पढ़ाने के अप्रोच में कोई कमेंट्स करना हो, आपको लगे कि सर नहीं इस तरह से हो रहा है, या कोई तरह का दिक्कत हो, तो आप मुझे हमेशा कमेंट्स करके बता सकते हो। आपका कमेंट्स मेरे लिए वेलकम रहेगा, मैं आपके उस कमेंट्स का रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद।